हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर सेकंड तक के पीवाईक्यू देख लेते हैं ना। और आज जो है हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है। पहले ये जब पुराना सिलेबस चलता था तो चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था। और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसको अपन इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आज हम इसमें पूरे पीवाईक्यूज के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 2013 से लेके 2023 तक के है ना। टोटल अपन क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2021 के क्वेश्चन नहीं है, टू बी मेंशन मैंने बता रखा है। 21 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा 2024 वाला, उसमें हम 2021 के क्वेश्चन ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चलो अपन ना स्टार्ट करते हैं। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर लिखा हुआ है। वे अभिक्रिया जो प्रकृति में तो द्वितीय कोटि की प्रतीत होते हैं, लेकिन अध्ययन से यह पाते हैं कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है ना कि मान लो जो भी अभी ऐसी अभिक्रिया ना जो प्रकृति में, मतलब कि जो भी नेचर में ना, ऐसा उसको देखने में ऐसा लगता है कि वो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बट जब भी उसका अध्ययन करते हैं, जब उसका रिसर्च करते हैं ना, तो पता चलता है कि वो फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो अपने पास एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो एक बार ध्यान रखना। 2013 और 16 में पूछा हुआ है, तो 24 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो सूडो रिएक्शन भी कहते हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं। शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क कर लेना, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया। तो देखो एक मैं ना ट्रिक बात करता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, जो देखो इसमें फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ पहले, कि अगर मान लो आपसे कुछ भी पूछे ना कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे ना जब भी, तो अपने को क्या करना है, मोल लेना है। ये फॉर्मूला है, मोल लीटर इनवर्स 1 - n और इनटू में टी इनवर्स। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे ना n की वैल्यू पूछ रही है, जो भी n की वैल्यू होगी वहाँ पे दे देंगे। अब देखो उसमें पूछा था शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए, तो अपन शून्य कोटि लेंगे, n = 0 लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसमें 1 - 0 कर देंगे, n की जगह पे 0 लिख दिया अपन ने, 0 कोटि के लिए देख रहे हैं तो। और जो टाइम होता है, आप टाइम भी ले सकते हो, सेकंड इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, तो अपन सेकंड इनवर्स में लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 में से 1 जाएगा, तो इसमें से 1 ही रह जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो मोल ही रह जाएगा। मोल मतलब कि इस पर कुछ भी नहीं है, तो पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद इसको 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे, ये इनवर्स है -1 और 1 को, तो -1 ही आएगा, और सेकंड तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होगी ना, उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई ये होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पर इसको याद मत करना प्लीज़, फॉर्मूले की बात कर लेना, क्योंकि इसमें 3 है तो वो है। और जब भी आप फर्दर आप जेईई वगैरह के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो 4-5 कुछ भी एन लेके आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नीट में भी काम आएगा, जेईई में भी काम आएगा, तो एक बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं अभिक्रिया के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखते हैं एक बार। तो इसमें n अपन ने 1 ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अपन वैल्यू डालते हैं। मोल ले लिया, लीटर इनवर्स ले लिया, और 1 - 1 जो था n था, 1 - n की जगह पे अपन ने 1 पुट कर दिया। 1 - 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड तो ऐसे ही है। तो जब 0 हो जाएगा ना, तो मोल की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। तो किसी पावर का जो भी पावर अगर 0 हो ना, तो उसका क्या होगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वही बस सेकंड इनवर्स बच जाएगा। ये कैसे 1 होगा, यहाँ पे 0 है तो -1 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो लीटर इनवर्स पे भी 0, लीटर इनवर्स जो है वो भी 0 आ जाएगा लीटर। ठीक है, तो देन अपने पास 1 हो जाएगा कुल मिला जुला के। ठीक है, इतनी मैथ्स आपको आती होगी। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से खेलना हो कहते हैं इसको। बात करते हैं अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है, अभिक्रिया के अर्धायु किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण के अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, बात करते हैं। देखो प्रथम अभिक्रिया के अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता आधा, मतलब 50% भाग क्रिया कर लेता है और आधा भाग शेष रहता है। मतलब देखो अर्धायु काल क्या है, मतलब कि अर्धायु काल मतलब क्या कह रहे हैं ना कि हाफ समय, क्या मतलब हाफ लाइफ टाइम जिसको कहते हैं अपन इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है कि मान लो जो भी आप कुछ भी रिएक्शन कर रहे हो, तो उसमें जब 50% रिएक्शन हो जाए, मान लो कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मान लो कि आप 1 से लेके 5 तक, प्रारंभ से लेके 10 चैप्टर है ना, तो 1 से लेके 5 तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा। और अब 6 से लेके आपके पास 10 तक ये बचे हुए, ये भी काउंट करोगे तो 5 होंगे, और 5 आपके कंप्लीट है, तो ये अर्धायु काल कहलाएगा, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, इसमें तो 50% तो काम कंप्लीट हो गया, 50% बाकी है, तो इसको आप वो कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका जो
डेरिवेशन है, डेरिवेशन देखो एन टाइम है तो मैं डेरिवेशन पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि जिन्होंने कर रखा है उनको अभी भी वैसे भी नहीं समझ में आएगा, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए मेरे को नहीं लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार देख लेना, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। जेई नीट में हमें तो ऐसे ही कराया था हमारे टीचर ने, ये बहुत ईजी है। जो बोर्ड वाले टीचर कराते हैं थोड़ा मेरे को लेंदी लगता है, लेकिन अगर वो आपको सही लगे तो भी देख लेना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक बात और, अगर आपसे पूरा डेरिवेशन नहीं याद हो रहा ना तो यार प्लीज़ हाफ लाइफ टाइम का ना ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले पे ना आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, बात करते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन किसी अभिक्रिया के अर्धायु काल। ठीक है, अर्धायु काल देखो आपने सेम देख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन की बात करी ना यार, वो यूपी बोर्ड 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट में भी पूछा होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन 2012 का मैंने जस्ट ऐसे क्वेश्चन खोला था यूपी बोर्ड का, तो मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन दिख गया था। मैं ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ यार प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह बोर्ड के। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के मैं देखता रहता हूँ, पता नहीं मैं पागल सा इंसान हूँ, ऐसे ही करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2012 और 14 में ये वाला पूछा था। तो किसी अपने ने फर्स्ट पार्ट का अपन ने आंसर कर रखा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से यह पुष्टि कीजिए कि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। तो ये अपने पास, ये अपन ने ना जो फोर्थ में आंसर देखा था ना सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तक आप क्या आओगे तो वहीं पे लिख दोगे कि आपका जो ये पूछ रहा ना आंसर रीजन वो लिख देना आपकी नहीं करता है प्रारंभिक सांद्रता पे। ठीक है, निर्भर प्रथम। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। ठीक है, सेकंड इनवर्स बोल रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अपन ने देखो इसका अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो देखो आप फॉर्मूले से भी खेल सकते हो, नहीं भी खेलना हो ना तो n = पहले 0 ले लेना, n = 1 ले लेना और n = 2 ले लेना। तो आप जब भी इस वैल्यू में मोल अपन ने फॉर्मूला लिया था ना, अब मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे लीटर इनवर्स और यहाँ पे अपन ने ले लिया इसको 0 ले लिया, तो 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा आपके पास, ये भी आएगा। फिर 1 की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे मोल आ जाएगा, लीटर में अपने पास 0 आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये लोगे आप यहाँ पे 1 करोगे। ठीक है, 1 - 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड इनवर्स रहेगा। तो फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करे हुए ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अपने पास मोल के भी ऊपर 0 आ रहा है, लीटर के भी ऊपर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, बाकी सेकंड इनवर्स ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़। तो अपने पास सेकंड इनवर्स जो होगा n = 1 के लिए होगा। ये काफ़ी इजी तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 2 नंबर में से क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, या अपने पास वो न्यूमेरिकल अपने MCQ आ रहे हैं आजकल तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। एक क्वेश्चन ये है, बहुत इजी तरीका है। ये कुछ क्वेश्चन है ना जो बहुत इजी तरीके से होते हैं, जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आप देख ही लेना, जो मैंने इन वाला फॉर्मूला बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वहाँ से हो सकता है। मैं देखो अभी फोकस करके चलता हूँ, जो इजी पार्ट है ना वो मैं आपको बताते चलता हूँ। तो अगर आप कुछ वीक स्टूडेंट हो, आपने जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट करी, तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। बात करते हैं अभिक्रिया की उत्पाद अवकल समीकरण, मतलब कि जो भी डिफरेंशियल वेव इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होता है वो अपने को बोल रखा है। ठीक है, अपन देखो एक बार करते हैं रेट लॉ। एक देखो ये इस तरीके से लिखते हैं इसको, मान लो 2AB है ना, तो ये अपने पास ये आता है डी, जो ये यहाँ पे जो भी होता है वो अपने पास याद है। एक इसका फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन भी कराते हैं टीचर वगैरह। तो DA/, ये कंसंट्रेशन वाला टर्म जरूर लिख के आना, इसको सांद्रता वाला टर्म कहते हैं कि A की सांद्रता है, अपन में ये वाला है तो ये अपन में चला जाता है। देखो जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो प्लस में आता है, जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो माइनस में आता है। तो मान लो अगर P के लिए लिखना होता तो अपने पास P प्लस में आता है = में करके, बाकी सब इक्वल में आते हैं। तो ये अपने पास माइनस, यहाँ पे कुछ भी इसके वो नहीं है, क्या कहते हैं कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा, गुणांक, तो यहाँ पे कुछ भी गुणांक नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक देख लेना, इससे काफ़ी पूछता है। और जब भी ये आ जाएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, K का इन्वर्स K ले लेना, अपन स्थिरांक लेते हैं और A का स्क्वायर हो जाएगा और B में कुछ नहीं है तो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, एक बार ये देख लेना आप, वो वैसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन, अपन बहुत अच्छा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना इस तरीके का, 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर भी क्वेश्चन देख लेना, काफ़ी ऐसे पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, जहाँ पे भी दे देना T½ = 10 है। तो अपने पास वो मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया T½ = 0.693/K। ठीक है, तो अपन हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, = 0.693 और अपने पास स्थिरांक पूछ रहा है, K क्या है स्थिरांक है, तो K को इधर लेके आओगे तो 0.693/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये रहा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, 8 में अपने पास क्या कह रहा है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेग नियम की परिभाषा लिखें। ठीक है, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, पहले एक देखते हैं अपने पास वेग
अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये कारक अपने पास दे रखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो वेग नियम दे रखा है ये भी आप देख लेना। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं और ये याद कर लेना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसी वाले पे बताया था कि अल्फा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसको अपन वेलोसिटी लॉ भी पूछ लेता अपने पास कई बार, रेट लॉ सॉरी, तो वो उस तरीके का है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वही है। एक अपने पास जो वो पूछ रखा था डेरिवेशन, तो डेरिवेशन आप देख लेना। ठीक है, डेरिवेशन अभी नहीं करा पाऊंगा मैं पूरा क्योंकि टाइम नहीं है इतना। एक मिनट, ये अपने पास एक ग्राफ होता है, ये भी देख लेना है। जो अपने पास ये पूछ रखा था ना ग्राफ, संग्रही ऊर्जा के उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाले आरेख बनाइए, तो ये देख लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया अपन ने आंसर बता रखा था। ठीक है, उसके बाद है इसमें कहना इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये अपने पास दे रखा है, रासायनिक समीकरण भी दे रखा है, उसकी डेफिनेशन भी दे रखा है, आप देख लेना। बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, ये इतना दे रखा अपने पास। अभिक्रिया के अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास ये हो जाएगा, के की वैल्यू अपने पास दे रखी है, टी हाफ पूछ रखा है। ठीक है, स्थिरांक दे रखा है और टी हाफ पूछ रखा, तो अपने पास ये आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो सेम फॉर्मूले पे अपन रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पार्ट सी की। आरएनए समीकरण के आधार पर ln के एवं 1/t के मध्य आरेख बनाइए, तो ये अपने पास ये आरेख हो जाएगा। ठीक है, और ये अपन आरएनए समीकरण भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दे रखा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखें। ठीक है, तो अपने पास वही पूछ रखा, n की वैल्यू 2 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मोल, और ये तो पहले से -1 था, तो ये -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लीटर के पावर 1 ही हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे अपन दिखाते नहीं है उसको। और यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे मोल की पावर -1 आ जाएगा और सेकंड इनवर्स आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैंने बताया था ना, जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराए थे, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने मार्क कराया था कि इससे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आ गए। ठीक है, बात करते हैं, एक समीकरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 की। एक समीकरण दे रखा अपने को, यदि अर्धायुकाल, देखो अब अर्धायुकाल देखते हैं ना, आपको वो फॉर्मूला चमक जाना चाहिए दिमाग में यार कि कौन सा फॉर्मूला भी मैंने बताया था। 0.693 सेकेंड है, तो दर नियतांक की नियोतक ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, ये वैल्यू पुट करोगे, चीज़ें अपने पास वो दे रखा है। ठीक है, हाफ टाइम दे रखा था, अर्धायुकाल समय। उसके बाद अपने को नियतांक पूछ रखा था, तो के की वैल्यू अपने पास 0.1 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, ये 2022 में पूछ रखा था। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, ये अपने पास आंसर लिखा हुआ है, आंसर आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। अपने पास एक ये पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि, ये खैर आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2018 तक में पूछा गया था, लेकिन आप फिर भी देख लेना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने पास मैंने इसकी आंसर लिख रखे हैं, डेरिवेशन वगैरह। डेरिवेशन मैं अभी नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समझने में। मैंने इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आप एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ से हो जाएगा चीज़ें काम। ठीक है, दिन बात करते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अभिक्रिया की अनुसंख्यता की परिभाषा लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुसंख्यता या आणविकता भी इसको कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के गुण अणुओं की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जितने भी अणु भाग लेंगे ना, उनके वो संख्या जो क्या लगेगी, अनुसंख्यता कहलाएगी उस समीकरण की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट जो कह रहा है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम जैसे ये क्वेश्चन करा था ना हमने, सेम एज इट इज़ ये भी वैसे ही होगा। अगर आपने उसको प्रूव कर लिया तो इसको प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें देख रखा ना कि क्या चेंजेस करनी है, बस बाकी हो जाएगा काम। ठीक है, ये उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 20% वियोजन में 40 मिनट समय लगता है, अर्धायुकाल की गणना कीजिए। ठीक है, अब अर्धायुकाल से आपको फटाक से दिमाग में आनी चाहिए कुछ चीज़ें। अभी तो थोड़ा सा देखो कि अपने पास अर्धायुकाल पूछ रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, दर्शाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया दे रखा है, तो n=1 है। अभिक्रिया में वियोजित होने में लगा समय 40 मिनट। ठीक है, 20% वियोजित होने में, तो अपने पास R, देखो ये ना थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। अपने पास R0 दे रखा है, मतलब
प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है, जो प्रारंभ में जितना भी विभाजन होना है, ये अपने पास आर नॉट आ जाएगा। जो अपना आर फाइनल आएगा ना, तो वहाँ से 100 में से अपना वो मान लेते हैं कि इनिशियल में कितना था, इनिशियली हमने इसको 100 माना है। उसके बाद जब बात करें आर फाइनल मतलब कि अभी कितना है, ठीक है, तो 100 में से 20 कर दोगे, 20% हुआ है तो 80 हो जाएगा ये, ठीक है। और जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देख रखा फर्स्ट अर्धआयुकल के प्रथम कोटि के लिए, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने पास प्रथम कोटि के लिए पूछ भी रखा है वेग स्थिरांक की व्यंजक, तो वो भी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे अर्धआयुकाल यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दोगे, देन अपने पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपने के पास के की वैल्यू नहीं थी तो के की वैल्यू निकालनी थी अपने को मेन। तो देन बात करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के अर्धआयुकाल की परिभाषा। देखो अपने उधर भी देख रखा था हमने, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए, तो ये अंतर है, ये इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2024 में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है एक, यहाँ पे ना इसको मार्क कर लेना कि 20 मिनट होगा यहाँ पे, ठीक है, 0.5 क्वेश्चन में एक बार देख लेना, ठीक है। उसी तरीके से जो लास्ट हमने क्वेश्चन बताया था कंसंट्रेशन वाला, उससे उसी तरीके से होगा कि अपने पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस करना, जितने डिफरेंस आती है ना उसका मतलब आपको पता होगा, 10 से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें चेंजेस जितने भी हो रहे हैं ना उसमें लिख देना, वैल्यू बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है कि इनिशियली में अपने पास ये था 0.5 से घटकर 0.3 हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास इनिशियली 0.3 है फाइनल, और माइनस में इनिशियल कितना था वो हो जाएगा। देन अपने पास टोटल आ जाता है, यहाँ पे टाइम कितना लगा 20 मिनट, ठीक है, टाइम टी दे रखा प्रोडक्ट, और ये अपने पास आ जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा समझना, मैं इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा वो करूँगा और इजी और जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे उन पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, अपन ने देख भी रखा है, वापस पूछ रखा है, तो आप एक बार देख लेना, इसका परिभाषा ये दे रखा है, वापस लिख रखा मैंने। और उसके बाद है अभिक्रिया के वेग एवं विशिष्ट अभिक्रिया के वेग में विभेद कीजिए, ये अपने पास आंसर दे रखा है इसका। पार्ट सी के भी हमने आंसर लिख रखे हैं, तो एक बार क्वेश्चन आप मैच कर लेना और आंसर देख लेना, इधर लिखा पड़ा है आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखें। देखो अपन ने उसी में देखा था 2013 में पूछ रखा था ऑलरेडी, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेना, मैंने बताया था वो ट्रिक से फॉर्मूले से, तो बहुत ईजी है। देखो मैंने बता रहा है क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है, आप खुद देख रहे हो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए, ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई, तो ये अपन ने भी देख रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट की, ठीक है, वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता का प्रभाव समझाइए, ठीक है। तो अपने पास आंसर लिख रखे हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैंने लिख रखा है, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो 19 अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आणविकता की परिभाषा हमने लास्ट कुछ पहले ही क्वेश्चन में देख रखा था, इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वहाँ से आप एक बार विजिट कर लेना। और बात करते हैं इस क्वेश्चन दे रखा है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जब भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपन अगर उसमें प्रेजेंट रहेगा तो उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा उसको। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियन ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। डायग्राम भी अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी का डायग्राम था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। बात करते हैं पार्ट इसकी सी की, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे रखा है अगेन, तो आप एक बार देख लेना। और ये हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था यार, 2022 में मैं एग्जाम देने गया था, तो ये हमारे टाइम का क्वेश्चन, तो इनको देख क्या लगे, हार्मोन रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है, कि यार हम भी एक टाइम पे बैठे थे उस एग्जाम में और ये हमारे पास ये क्वेश्चन फेस करने को आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और पहली बार बोर्ड में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप एक बार ध्यान से इनको देख लेना। बात करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो अपने पास ये दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देख लेना, इसका जो आंसर आ जाएगा प्रथम कोटि हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत ईजी है, मैंने बता रखी सारी चीज़ें। समय के लिए ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, समय के लिए क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसी समय की किसी क्षण पर, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब जो भी अपना क्या कहते हैं मतलब किसी इंस्टेंट पे ना, एक इंस्टेंट पे जब भी अपन वेग ज्ञात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं, हिंदी में अपन बात करें तो इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकृति एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियोएक्टिव क्षय की कोटि लिखिए, ठीक है। ये
एनसीईआरटी के बहुत लाइन में ना एक छोटा सा लाइन लिख रखा था। मैं बोलता हूँ ना छोटे क्वेश्चन, ये देखो ये आपके टीचर के नोट्स में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं लिख के देता हूँ, एक बार आप मेरे को कमेंट में जरूर बता देना अगर आपके टीचर के नोट्स में है तो। देखो मैं बताता हूँ ना, इसी तरीके के क्वेश्चन बात करता हूँ। देखो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत एनालिसिस कर रखा है, बहुत क्वेश्चन खूब पढ़े मैंने, खूब क्वेश्चन पढ़े मैंने, पेपरों को ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर के क्या पैटर्न है सारे पता है मेरे को ऑलमोस्ट। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ देखो ये ना नोट्स में आपके नहीं मिलेंगे, ये एनसीईआरटी के लाइन से उठा रखा है एकदम पीछे पीछे से, है ना। एक बार देख लेना। हमारे टाइम पे एक मैं और आपको किस्सा बताता हूँ, जब हमारे टाइम पे ना एक बात याद रखना, मैं बताता हूँ आपको। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि जो एक किस्सा है, छोटी सी स्टोरी, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारे ना टाइम पे 2022 में कुछ क्वेश्चन हट गए थे, तो उसमें शायद अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक वाला एसिड, आई थिंक कुछ पार्ट उसके हटे थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी के बहुत लाइन से उठा रखा था बीच में से, और उसी रिलेटेड उसका आंसर मतलब वो जैसा टॉपिक था ना वो रिमूव सिलेबस जैसा था, लग रहा था, लेकिन जो उसके आंसर दे रखा था वो सिलेबस में प्रेजेंट था, तो वहाँ से क्वेश्चन लाइन से उठा रखा था। अब पता है उस क्वेश्चन को लेकर बहुत बवाल हुआ था, न्यूज़पेपर में भी छपा था कि उस क्वेश्चन के बोनस मिलेंगे। फिर जो आरबीएससी है, एनसीईआरटी वालों ने उसका क्वेश्चन का प्रूफ देते हुए उन्होंने बताया था कि हाँ ये क्वेश्चन देख लो सिलेबस में ही है। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था कि टीचरों को भी नहीं पता था कि ये सिलेबस से है, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जो टॉपिक दे रखा था ना, कुछ तो था यार मेरे को ध्यान नहीं है, वो टॉपिक ऐसा था कि जो अलग चैप्टर का था, जो हमारे उस टाइम पे सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो उसका आंसर प्रेजेंट था वो सिलेबस के एक यूनिट पहले ही था, ठीक है। तो उसमें दे रखा था कि लास्ट में छोटी सी एनसीईआरटी लाइन में दे रखा था, कुछ खाद्य पदार्थ से रिलेटेड था क्वेश्चन, मेरे को ऑर्गेनिक क्या था मेरे को इतना ध्यान है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ऐसे हंगामे होते हैं इस बार। तो वैसे ही होता है कि कुछ इस बार भी ऐसे जैसे आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे, आप देख लेना, मेरी बात मिलाना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे यार ये कभी पढ़ा ही नहीं है,